हेलो एवरीवन। अब हम पढ़ने वाले हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसे हम न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी बोलते हैं। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 NEP 1991 बोलते हैं इसे। ये एक न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ था। जब भी गवर्नमेंट कुछ चेंज करती है किसी भी पॉलिसी में, उसे बोलते हैं रिफॉर्म्स। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट अपनी जो इकोनॉमिक पॉलिसी चल रही थी उससे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थी। उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स आने लगी थी। क्या क्या प्रॉब्लम्स थी? फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस हो गया था। फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस का मीन्स होता है कि जो विदेशों से पैसा आना था वो पैसा नहीं आ रहा था। क्यों? बिफोर 1991 इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कर रखा था? MNC को, जो मल्टीनेशनल कंपनी होती हैं, फॉरेन कंपनी होती हैं, उनको डिसअलाउड कर रखा था। वो हमारे इंडिया में आके बिजनेस नहीं कर सकती हैं। तो क्या हुआ? जो फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस फैल गया। क्यों? हमें अगर फॉरेन से कुछ परचेज करना है, यानी कि इंडियन इंडस्ट्री को फॉरेन से कुछ परचेज करना है, तो पेमेंट हमें डॉलर में करना पड़ेगा, और डॉलर हमारे पास आ नहीं रहे थे, कमी पड़ गई थी। क्यों? हमने फॉरेन जो कंपनीज थी उनको अपने यहाँ पर बिजनेस करने से मना कर रखा था। तो फॉरेन अमाउंट हमारे यहाँ पे, फॉरेन मनी आ नहीं रही थी, तो फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस फैल गया अपने यहाँ पर। नेक्स्ट क्या हुआ? हाई गवर्नमेंट डेफिसिट। गवर्नमेंट को हाईली डेफिसिट होने लगे थे। बहुत बड़े घाटे में गवर्नमेंट चली गई थी। क्यों? उस टाइम उन्होंने जो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई हुई थी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली थी। कोई भी इंडस्ट्री उनकी परमिशन के बिना प्रोडक्शन नहीं कर सकती है। अगर वो प्रोडक्शन करती है तो अपने प्रोडक्शन का प्राइस डिसाइड नहीं कर सकती है, उसे गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। तो इस तरीके से क्या हुआ? गवर्नमेंट टाइम टू टाइम क्या होने लगी? उसे डेफिसिट होने लगे, और ये डेफिसिट इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने लगे थे। तो हाई गवर्नमेंट डेफिसिट होने लगे। डेफिसिट का मीन्स है लॉस। गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा लॉस होने लगा था। नेक्स्ट है राइजिंग ट्रेंड ऑफ प्राइस डिस्पाइट्स ऑफ बम्पर क्रॉप्स। अपने यहाँ पर एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी उस टाइम। एग्रीकल्चर पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हाईली प्रोड्यूस होते थे, लेकिन उनमें उनके प्राइस हमेशा हायर रहने लगे थे। उनके जो प्राइस हैं उनमें राइजिंग ट्रेंड बना हुआ था, वो महंगे होते जा रहे थे। तो गवर्नमेंट इस तरीके की कई सारी प्रॉब्लम फेस उस टाइम कर रही थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? उन्होंने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को चेंज कर डाला। कब चेंज किया? जुलाई 1991 में उन्होंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च कर दी। इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लाकर उन्होंने अपने यहाँ पर जो भी उनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था, पूरा की पूरा इंडिया में इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंज कर डाला। इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के आने से गवर्नमेंट ने काफ़ी बेनिफिट फील किया, और अपने यहाँ की जो इंडस्ट्री थी उस इंडस्ट्री को फ्री किया। वहाँ पर कई सारे रेस्ट्रिक्शंस थे, बैरियर्स थे, उनको फ्री कर दिया। तो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म जब 1991 में आया था, तो क्या हुआ उसके आने से? जो रिमूव बैरियर्स ऑफ एंट्री। क्या था? MNC कंपनी अपने यहाँ पर आती नहीं थी, रेस्ट्रिक्शंस लगे थे। इसके आने पर जो MNC थी, फॉरेन कंपनी थी, वो हमारे यहाँ पर बिजनेस एस्टेब्लिश करने लग गई। नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ फर्म्स। और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में फर्म के ग्रोथ के बारे में पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने बनाई थी। तो अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि NEP में क्या क्या इंक्लूड्स है। स्टूडेंट, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या क्या इंक्लूड किया गया था उसे रीड करते हैं। सबसे पहला था डी लाइसेंसिंग। गवर्नमेंट ने क्या करा? सबसे पहला काम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में, जो कई सारी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करते थे, इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए, इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए हमें लाइसेंस लेना होता था, और गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स थे वो लाइसेंसिंग लेना, उनसे लाइसेंस प्रोवाइड करना बहुत ही टाइम लग जाता था। लाल फीता स्याही था, आपकी एप्लीकेशन को दबा दिया जाता था, और करप्शन होने लगा था। तो इससे क्या होता था कि जो न्यू इंडस्ट्री
सेटअप होते थे वो इंडस्ट्री सेटअप होने में काफ़ी टाइम लग जाता था। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहला न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में जो काम किया वो किया डी लाइसेंसिंग का। डी लाइसेंसिंग का मतलब कि अब इंडस्ट्री कोई सी भी आप इजीली एस्टेब्लिश कर सकते हैं विदाउट एनी लाइसेंस। लेकिन गवर्नमेंट ने केवल 6 इंडस्ट्री को अपने हैंडओवर में रखा जिनको एस्टेब्लिश करने के लिए उनसे लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो एबोलिश्ड इंडस्ट्री फॉर ऑल प्रोजेक्ट, यानी कि एबोलिश्ड कर दिए थे लाइसेंस को। जो इंडस्ट्रियल लाइसेंस होते थे उनको एबोलिश्ड कर दिया था। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कोई भी लाइसेंस इजीली मिल जाएगा, लेकिन 6 इंडस्ट्रीज़ को छोड़ दिया गया था। उनके लिए तो लाइसेंस आज भी लेना पड़ता है। नेक्स्ट काम क्या किया था? डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां थी बिफोर 1991 प्राइवेट सेक्टर में तो कोई कंपनी एस्टेब्लिश हो नहीं पाती थी। बहुत ही उसे रेस्ट्रिक्शंस को फेस करना होता था, तब जाके वो प्राइवेट सेक्टर में एस्टेब्लिश हो पाती थी। तो गवर्नमेंट ने क्या करा था उस टाइम, जितनी भी कंपनीज थी गवर्नमेंट सेक्टर की उनका प्राइवेटाइजेशन कर दिया। मींस उनको प्राइवेट हैंड ओवर कर दिया। उन कंपनीज के जितने भी शेयर थे या तो 100% प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिए या 50-50% का बंटवारा हो गया। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां थी, जो गवर्नमेंट की कंपनी थी, उनका रोल डिक्रीज कर दिया। इसी को बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। पब्लिक कंपनी को यानी कि गवर्नमेंट कंपनी को किस हाथ में सौंप देना, प्राइवेट हाथों में सौंप देना। केवल रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर ओनली टू 4 इंडस्ट्री। गवर्नमेंट ने उस टाइम 1991 में केवल 4 इंडस्ट्री को अपने हैंडओवर में रखा था, पब्लिक सेक्टर में रखा था। बाद बाकी की जितनी भी इंडस्ट्री थी सब में क्या करा था, प्राइवेट सेक्टर में सौंप दिया था। तो ये दूसरा काम था। तीसरा काम किया, लिबरल पॉलिसी बनाई थी। लिबरल पॉलिसी फॉर टेक्निकल कोलैबोरेशन और फॉरेन कैपिटल। टेक्निकल कोलैबोरेशन क्या हो गया? टेक्निकल कोलैबोरेशन में क्या था कि हमें फॉरेन से कोई टेक्नोलॉजी लेनी है तो वो हम इजीली ले पाएंगे। पहले रेस्ट्रिक्शंस लगे थे कि हम फॉरेन से कोई भी टेक्नोलॉजी टेक ओवर नहीं कर सकते। तो बिफोर 1991 ऐसा ही था, लेकिन आफ्टर 1991 क्या हुआ कि फॉरेन कोलैबोरेशन आप इजीली कर सकते हो। एंड साथ में फॉरेन कैपिटल। पहले इंडस्ट्री जो फॉरेन इंडस्ट्री थी उनका इन्वेस्टमेंट इंडिया में बैन था। आफ्टर 1991 फॉरेन कैपिटल को भी उन्होंने क्या किया, उसका स्वागत किया और फॉरेन कैपिटल भी आज हमारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ में इन्वेस्टेड होती है। जो हमारे यहाँ की इंडस्ट्री हैं, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री हैं, उनमें फॉरेनर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसके लिए उन्होंने क्या एक बोर्ड बनाया है, FIPB, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। ये इसकी देखरेख करता है कि विदेशों से कितना पैसा इंडस्ट्री में आ रहा है। तो इसके लिए एक बोर्ड का भी सेटअप कर दिया है जिसे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट थिंग है डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। बिफोर 1991 क्या होता था कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी उनके लिए प्रोडक्ट को रिजर्व कर रखा था कि अगर कोई प्रोडक्ट बनेगा तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनाएंगी, बड़ी इंडस्ट्री उस प्रोडक्ट को, लार्ज अमाउंट वाली इंडस्ट्री वो उस प्रोडक्ट को नहीं बना सकती। सपोज दैट पेन का सपोज बिफोर 1991 में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सौंप रखा था कि पेन केवल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही बनाएगी, लेकिन आफ्टर 1991 इस रेस्ट्रिक्शन को भी ख़त्म कर दिया गया। जिसे जो कुछ बनाना है वो सब बनाए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी बना सकती है और लार्ज स्केल इंडस्ट्री भी बना सकती है। तो आपने देखा कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में ये एक चेंज किए गए थे। ठीक है। सो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के जो मेजर 3 हेड्स हैं वो ये हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिन्हें शॉर्ट में हम LPG बोलते हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में ये 3 मेजर हेड्स हैं। इन्हीं में पूरी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का ब्रॉड फॉर्म इंक्लूड है। तो इसको हम 1 बाय 1 समझते हैं। लिबरलाइजेशन में क्या हुआ था? तो
इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में जो लिबरलाइजेशन था उसमें क्या करा था गवर्नमेंट ने, लाइसेंसिंग को एबोलिश कर दिया था और ओनली 6 इंडस्ट्री के लिए जो लाइसेंसिंग सिस्टम था उसको एबोलिश कर दिया, ओनली 6 इंडस्ट्री के लिए लाइसेंसिंग फैसिलिटी को बनाए रखा था। तो सबसे पहला काम लिबरलाइजेशन में एबोलिशिंग ऑफ लाइसेंसिंग थी। लाइसेंसिंग सिस्टम ख़त्म कर दिया और फ्रीली अब कोई भी अपने बिजनेस को, इंडस्ट्री को सेटअप कर सकता है। कोई भी अपने बिजनेस को एक्सपेंशन कर सकता है, बढ़ा सकता है, फ्रीली कॉन्ट्रैक्शन कर सकता है, कम कर सकता है अपने बिजनेस का साइज़। उसे अपने गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाना है तो इजीली वो अब अपने गुड्स को मूव करा सकता है। फ्रीडम प्राइस फिक्सिंग बिफोर 1991 था, पे क्या था कि जो इंडस्ट्री के प्रोडक्ट हैं उनके जो प्राइस हैं वो गवर्नमेंट डिसाइड कर दी थी। लेकिन आफ्टर 1991 क्या हुआ, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने फ्री कर दिया प्राइस फिक्सिंग। जो इंडस्ट्री जो भी प्रोडक्ट बना रही है वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस खुद ही डिसाइड करेगी। टैक्स रेट रिडक्शन, पहले टैक्स रेट बहुत ज़्यादा हाई थी तो लिबरलाइजेशन के अंडर में टैक्स रेट में रिडक्शन किया गया, कम की गई टैक्स रेट। सिंपलीफाई इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लेके कई सारी रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे उनको भी एबोलिश कर दिया अंडर लिबरलाइजेशन में। तो गवर्नमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिबरल हो गई थी फॉर इंडस्ट्री सेटअप। नेक्स्ट थिंग है प्राइवेटाइजेशन। ये NEP की सेकंड रिफॉर्म्स है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में गवर्नमेंट ने 2 काम किए, डिसइन्वेस्टमेंट किया और BIFR बनाया, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्टिट्यूशन। डिसइन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट ने क्या करा, जो PSU थी, PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी, उनका पूरा की पूरा शेयर प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया गया। जो PSU होती हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट्स यानी इंडस्ट्री, उनको प्राइवेट सेक्टर में बेच दिया गया। उनके जितने भी शेयर थे 100% शेयर प्राइवेट सेक्टर में डाल दिए। और कुछ इंडस्ट्री ऐसी थी जिनमें 100% शेयर को नहीं सेल किया गया, ओनली 51% शेयर प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिए गए थे। तो ये था डिसइन्वेस्टमेंट। इसमें क्या कर रही थी गवर्नमेंट, इसका पर्पज़ ये था कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिट थी वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं थी, वो प्रॉफिट कर ही नहीं रही थी। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि ये प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री नहीं रही है, इन्हें प्राइवेट सेक्टर में दे दिया जाए। तो प्राइवेट सेक्टर किस बेस पे वर्क करता है, प्राइवेट सेक्टर तो प्रॉफिट बेस पे वर्क करता है। तो इसमें गवर्नमेंट का यही पर्पज़ था कि पब्लिक सेक्टर यूनिट को प्राइवेट सेक्टर में सेल कर दिया जाएगा, जिससे ये प्रॉफिट मेकिंग यूनिट बन जाएंगी और हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने में हेल्प करेंगी। तो प्राइवेटाइजेशन में ये मेन पर्पज़ था। और एक BIFR बनाया, एक बोर्ड बनाया जो क्या करता था, जो PSU अभी भी थी अगर वो लॉस में चल रही हैं तो उनका ये रिकंस्टिट्यूशन के लिए एक बोर्ड का स्थापना की गई थी जिसे BIFR बोलते हैं, ठीक है। एंड थर्ड कंपोनेंट ऑफ NEP 1991 था ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में क्या कर रहे थे गवर्नमेंट ने, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसने अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ में चलना सिखाया है कि हमने जो अपनी जो नेशनल इकोनॉमी है उसे हमें वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ में क्या करना है, कदम से कदम मिला के चलना है। इसके लिए उसने क्या किया कि जो फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट था, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था, उस फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंडिया में अलाउ कर दिया। इंडिया में पहले क्या होता था, बिफोर 1991 फॉरेन इन्वेस्टमेंट डिसअलाउड कर रखा था। कोई भी MNC यहाँ पर अपना बिजनेस इस्टेब्लिश नहीं करेगी, ना कोई फॉरेनर इंडियन कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ कि ग्लोबलाइजेशन में गवर्नमेंट ने एक तो MNC के लिए क्या किया, परमिट कर दिया कि आप हमारे यहाँ पर यानी इंडिया में आकर बिजनेस कर सकते हैं, अपने इंडस्ट्री को सेटअप कर सकते हैं। सेकंड वर्ग क्या किया कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी इंडियन कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन
इसमें जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है उसके लिए एक बोर्ड बना रखा है, एक लिमिटेड एरिया तक ही वो इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो ये थी एनएपी के 3 कंपोनेंट्स, मेजर कंपोनेंट्स, जिन्हें हम एलपीजी बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन में क्या किया था गवर्नमेंट ने? 8 नवंबर 2016 को गवर्नमेंट ने जो हाई करेंसी वैल्यू के नोट्स थे उनको बंद कर दिया और लीगल टेंडर अब वो नहीं रहे। तो क्या हुआ? 8 नवंबर 2016 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड एन अनाउंसमेंट विद प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस फॉर द इंडियन इकोनॉमी, यानी कि इंडियन इकोनॉमी में उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया। इट वाज डिसाइडेड हाई वैल्यू करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ 500 and 1000 500 रुपीज़ के नोट्स और 1000 रुपीज़ के नोट्स विद इमीडिएट इफेक्ट सीजिंग टू बी लीगल टेंडर। वो लीगल टेंडर नहीं रहे। कब? 8 नवंबर 2016 को। 8 नवंबर 2016 को इंडियन इकोनॉमी का ये सबसे बड़ा स्टेप था जो इंडियन गवर्नमेंट ने उठाया था, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा था? 500 और 1000 के नोट्स को लीगल टेंडर्स सीज कर दिए थे। अब वो नोट्स लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, उनसे किसी भी चीज़ का पेमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये कितने रुपए, जो आरबीआई की रिपोर्ट है वो रिपोर्ट बताती है कि लगभग 15.41 लाख करोड़ रुपीज़ वापस आए थे डिमोनेटाइजेशन में। गवर्नमेंट के पास वापस कितने रुपए के नोट आ गए थे? 15.41 लाख करोड़ के नोट वापस आए थे, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया और फिर बाद में नए नोट्स के रूप में रिलीज़ कर दिया। ये जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था, जो टोटल करेंसी थी, जो टोटल करेंसी हमारी इंडियन इकोनॉमी में है उसका 86% था। जो डिमोनेटाइजेशन करा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वो टोटल करेंसी ऑफ आवर कंट्री 86% था। 86% करेंसी को उन्होंने डिमोनेटाइज किया और फिर उसके लिए बदले नए नोट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रिंट किए थे। जो डिमोनेटाइजेशन की स्कीम थी, इस स्कीम के अकॉर्डिंग क्या बाउंडेशन थी उस टाइम? एज पर द स्कीम पीपल हैड टू डिपॉजिट द इनवैलिड करेंसी इन द बैंक्स। इस स्कीम में पीपल को, यानी लोगों को क्या करना होगा? अपनी जो इनवैलिड मनी है उसे बैंक में डिपॉजिट करना होगा। साथ ही साथ रेस्ट्रिक्शंस वर आल्सो प्लेस्ड ऑन विड्रॉवल्स। उस टाइम कि आप एक लिमिटेड अमाउंट ही बैंक से विड्रॉ कर पाएंगे, इससे ज़्यादा अमाउंट विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। सो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे उस स्कीम के अकॉर्डिंग और इनवैलिड मनी को बैंक में डिपॉजिट करना था। डिमोनेटाइजेशन का एम क्या था? गवर्नमेंट ने इस डिमोनेटाइजेशन स्कीम को क्यों लॉन्च किया था? टू कर्व करप्शन, करप्शन को ख़त्म करना था। काउंटर फिएटिंग द यूज़ ऑफ हाई डिनोमिनेशन ऑफ नोट्स फॉर इलीगल एक्टिविटीज़। जो इलीगल एक्टिविटीज़ होती थी उनमें इनका भरपूर यूज़ होता था, तो इसको ख़त्म किया। एंड स्पेशली द अनाउंसमेंट ऑफ ब्लैक मनी जनरेटेड बाई इनकम दैट हैज़ नॉट बीन डिक्लेयर्ड टू टैक्स अथॉरिटी। इसमें क्या था? कई सारे लोग अपनी इनकम को जनरेट कर लेते थे और इनकम को जनरेट करके टैक्स अथॉरिटी को नहीं बताते थे, जिससे क्या हो गई थी? ब्लैक मनी इकट्ठी हो गई थी। तो गवर्नमेंट ने इसके थ्रू ब्लैक मनी को भी निकलवाया था। तो ये इसका एम था। सो स्टूडेंट, अब हमारा न्यू टॉपिक है कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसका बिजनेस पे कैसा इम्पैक्ट पड़ा है। पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। तो कुछ चेंजेस आए हैं हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के आने से बिज़नेस पर। तो बिज़नेस पर जो चेंजेस आए हैं वो पॉजिटिवली हैं या नेगेटिवली, इनको रीड करते हैं। तो टॉपिक है हमारा एक इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑन द बिजनेस। बिजनेस पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का क्या इम्पैक्ट हुआ है? सबसे पहला पॉइंट है इंक्रीजिंग कंपटीशन। जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ उसने क्या किया कि कंपटीशन को बढ़ा दिया है। क्यों? सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को डेवलप करने में लगे हुए हैं। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के आने से न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करने लगे हैं और इससे क्या हुआ है कि उनके बीच में कंपटीशन बढ़ गया है। तो न्यू इकोनॉमिक
पॉलिसी के आने से, यानी जो 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ है, उससे बिजनेस में क्या इंक्रीज़ हो गया है, कंपटीशन इंक्रीज़ हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट है मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। मोर डिमांडिंग कस्टमर्स में क्या हुआ कि पहले कस्टमर्स को किसी भी प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं हो पाती थी, वो अनअवेयर बना रहता था। इकोनॉमिक रिफॉर्म ने क्या किया है कि उनकी नॉलेज को इंक्रीज़ कर दिया है, वो अब कस्टमर अवेयर्स हो गए हैं। अवेयर्स होने से क्या हो गए हैं, तो वो मोर डिमांडिंग कस्टमर बन गए हैं। वो अच्छे प्रोडक्ट को समझने लगे हैं और जो बेकार के, लो लेवल के, लो ग्रेड के प्रोडक्ट होते हैं उनको हटा देते हैं और जो गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं उनको खरीदते हैं, उनको परचेजिंग करते हैं। तो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म से जो कस्टमर हैं वो मोर डिमांडिंग हो गए हैं, वो नए प्रोडक्ट चाहते हैं और जिन प्रोडक्ट से उनकी लाइफ स्टाइल्स, उनकी लाइफ साइकिल्स इम्प्रूव हो जाए, वो ऐसे प्रोडक्ट को खरीदते हैं। तो क्या हुआ, इकोनॉमिक रिफॉर्म से जो कस्टमर हैं मोर डिमांडिंग बन गए हैं। क्यों? उन्हें अब प्रोडक्ट के बारे में फुल नॉलेज रहती है और वो किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, किसी भी कंपनी के बारे में अनअवेयर नहीं रहते हैं। थर्ड है रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक रिफॉर्म ने क्या किया है कि उनके बीच में न्यू टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करते रहते हैं। मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, उसको तुरंत किसी भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन को एडॉप्ट करना होता है। अगर कोई बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन अपने को अपडेट नहीं रखेंगे, मींस जो टेक्नोलॉजी मार्केट में चल रही है उसको एडॉप्ट नहीं करेंगे, तो वो क्या होंगे, मार्केट से पिछड़ जाएंगे और कंपटीशन फेस नहीं कर पाएंगे, वो अपने आप को सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। तो कहते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म से क्या हुआ है कि मार्केट में जो चेंजिंग टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट बना है उसे रैपिडली अडॉप्ट करना होता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म ने क्या चेंजेस ला दिया बिजनेस पर, किसी भी बिजनेस एंटरप्राइजेज में न्यू टेक्नोलॉजी आने लगी है और न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने लगे हैं बिजनेस। नेक्स्ट है नेसेसिटी फॉर चेंज। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एग्जिस्ट रहने के लिए, अपने आप को चेंजिंग एनवायरनमेंट में बनाए रखने के लिए खुद चेंजिंग एनवायरनमेंट के अनुकूल बनाना पड़ेगा। अब अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को चेंज नहीं करता है तो वो क्या होगा, रैपिडली चेंज नहीं कर पाता है तो वो क्या होगा, वो कंपटीशन, जो मार्केट कंपटीशन चल रहा है उसको फेस नहीं कर पाएगा और वो मार्केट से पीछे रह जाएगा। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। इकोनॉमिक रिफॉर्म ने क्या किया है कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, मोस्टली वर्क किन के थ्रू होता है, ह्यूमन के थ्रू होता है। अगर ह्यूमन को डेवलप नहीं किया जाएगा, उसे प्रॉपर ट्रेंड नहीं किया जाएगा, तो वो अपडेटेड नहीं रहेगा, तो क्या होगा, बिजनेस में जो न्यू वर्क होते हैं उन्हें नहीं कर पाएगा, पुराने तरीके से ही अपना वर्क करता रहेगा। तो क्या करना चाहिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, बिजनेस एंटरप्राइजेस को क्या करना चाहिए, टाइम पर उनकी ट्रेनिंग की प्रोसेस को पूरी करा देना चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, चाहे वो ऑन जॉब हो चाहे ऑफ जॉब हो, उनकी टाइम पर क्या करानी होती है, उनको ट्रेनिंग करानी होती है। तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो ह्यूमन रिसोर्स है उनको भी ट्रेंड कराना चाहिए। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म के आने से जो ह्यूमन रिसोर्स हैं उनको भी अब डेवलप कराना पड़ता है, टाइम पर उनके ट्रेनिंग सेशन चलाने पड़ते हैं, उन्हें सेमिनार अटेंड करवाना पड़ता है। ये इकोनॉमिक रिफॉर्म ने चेंज किया है। नेक्स्ट है मार्केट ओरिएंटेशन। मार्केट ओरिएंटेशन में पहले क्या होता था, पहले जो बिज़नेस इंडस्ट्री हैं वो इंडस्ट्री क्या करती थी, पहले गुड्स को प्रोड्यूस करती थी और फिर मार्केट में जाके उसे सेल करती थी। इकोनॉमिक रिफॉर्म ने बिल्कुल पलट के रख दिया। इकोनॉमिक रिफॉर्म ने क्या काम किया, उन्होंने किया कि पहले आप मार्केट में जाके एनालिसिस करो और रिसर्च करो और पता करो कि कंज्यूमर को क्या चाहिए। जब मार्केट से एनालिसिस रिसर्च करके आएंगे उसे प्रोड्यूस करो फिर सेल करो। तो इसने मार्केट ओरिएंटेशन वाले पॉइंट ने प्रोडक्शन का पूरा लेवल ही, टेक्नोलॉजी ही चेंज कर डाली।
पहले मार्केट में जाके रिसर्च एनालिसिस की जाती है, फिर प्रोड्यूस किया जाता है, फिर सेल किया जाता है। लेकिन बिफोर इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या होता था, पहले गुड्स को प्रोड्यूस कर देते थे, फिर मार्केट में सेल कर देते थे। तो ये मार्केट ओरिएंटेशन हो गया है अब मार्केट। नेक्स्ट एंड लास्ट, लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यूनिट्स हैं, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यूनिट्स थी बिफोर 1991, ये हमेशा लॉस में चलती थी, प्रॉफिट गेन की कंडीशन में नहीं रहती थी। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म आने से जो पीएसयू कुछ रह गई हैं, उनको अब क्या करना होता है, साथ में अपने कंपटीशन को देखते हुए खुद को भी अपडेट करना होता है और प्रॉफिट ओरिएंटेशन की तरह वर्क करना होता है, न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करना होता है। जबकि बिफोर 1991 जो पीएसयू थी वो प्रॉफिट के बारे में सोच ही नहीं पाती थी, लेकिन अब उन्हें क्या करना होता है कि वो अपना बजटरी सपोर्ट प्रॉफिट के लिए बनाती हैं, प्रॉफिट के बारे में सोचती हैं, अपने यहाँ पर नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करती हैं। तो जितनी भी पीएसयू अभी बची हुई हैं वो भी अब अपने आप को अपडेट कर रही हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के आने से। तो स्टूडेंट, ये था हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का चैप्टर, जो कि अब कंप्लीट हो गया है। आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सब कुछ आपको मैंने बता दिया है। आपको क्या काम करना है, इसको नोट्स कर लेना, इसकी फुल स्टडी करनी है और डायमेंशन वाले टॉपिक को ढंग से रीड कर लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड आपकी केस स्टडी पूछता है एग्ज़ाम में सीबीएसई। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।